हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिए गए प्रैक्टिस पेपर सेशन 2024-25 क्लास 10 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 80। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 1 to 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। सो द अरेंजमेंट फॉर कॉपर, टिन, लेड एंड मर्करी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो कौन सी रहेगी? तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा। इसमें टिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन लेड, देन कॉपर एंड देन मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है Na2CO3 10H2O इज नोन एज। तो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो इसमें सिफिलिस, एड्स एंड गोनेरिया ये तीनों ही जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन हेपेटाइटिस इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो यही स्टेटमेंट पहले वाली ही क्या है हमारी? ट्रू है। बाकी आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। एंड द बीम ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स एट अनइक्वल एंगल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Anuradha adds barium hydroxide to hydrochloric acid to form a white colored barium chloride. Which of the following option give the balanced chemical equation of the reaction? तो इसमें क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? BaCl2 प्लस HOH यानी H2O बन जाएगा और ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप निकाल सकते हो कि उसमें जो उसका फोकस है वो कितना हो गया? 2 मीटर का फोकस हो गया। तो फोकल इसमें आपको निकालना है, पावर निकालनी है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका आंसर आ जाएगा 0.5। माइनस 0.5 है, डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट है, तो इसमें माइनस आ जाएगा, यानी कॉनकेव लेंस का यूज इसके अंदर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। सो क्या रहेगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। जो सलाइवा है वो क्या करता है? उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं एंड जो स्टार्च है दैट गेट ब्रेक डाउन इनटू शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसमें न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होगा? यानी एसिड भी अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एक तो कंडीशन ये होती है, दूसरा वीक बेस हो और वीक एसिड हो, तो हमारा सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे कि इसके अंदर देखिए CH3COOH, एक तो ये दिया गया है आपको, ये वीक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दिया गया है। इन दोनों का ये इसके लिए जो आंसर आपका बी है, इसके पेरेंट जो है एसिड बेस हैं, तो ये भी वीक है और ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। इसीलिए जो सॉल्ट बना CH3COONH4, तो ये कैसा बनेगा? ये एक न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या होता है? सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा? हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। तो C3H8, तो देखिए CN आप यहाँ से देख सकते हो, H2N+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्केन का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-1 -2। तो C3H8, तो 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है? 6 आता है। क्लियर? और उसमें आपको क्या जोड़ देना है? उसमें आपको 6 और 2 ये जोड़ देना है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये किसका हो गया? एल्केन्स का हो गया। तो CnH2n+2 इसमें लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले से समझाया है। तो ये किसका हो जाएगा? एल्केन्स का जनरल, एल्केन्स जो है ये एल्केन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है वोल्ट का? तो वर्क डन
वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट इनटू चार्ज, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट इनटू चार्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड तो आप बहुत इजी बना सकते हो, चार जो है हो जाएंगे, ओइक एसिड है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, 4 कार्बन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, दैट इज किलोवाट आवर। क्वेश्चन 14, फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। फूड वेब जो है वो क्या है, दैट इज वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर menstrual cycle. The doctor prescribed her some hormonal tablets. Which option shows that the hormones she lack in her body is from the endocrine gland? तो किससे सिक्रीट होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी, एडिशन रिएक्शन दैट इज द एडिशन रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी, यानी C2H6 CnH2n, जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो रिएक्शन जो है वो उसके अंदर एडिशन रिएक्शन होती है, तो CnH2n, ठीक है, या CnH2n-2, तो इनमें एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, C2H6, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कंसिस्ट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो आपको बताना है अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर ए हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सी अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, एंड डी अगर ए फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है। 17 देखिए क्वेश्चन नंबर, असर्शन दिया गया है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही और सी इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। तो ये बिल्कुल राइट है। एंड अ चाइल्ड हु इनहेरिट XX क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, एंड वाइल अ चाइल्ड विद हु इनहेरिटेड Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी अ बॉय। तो ये बिल्कुल इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका कार्बन कंपाउंड वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दे डू नॉट एसोसिएट टू फॉर्म आयंस एंड रिमेन्स एज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वे आयंस, ये राइट है कि वो डिसोशिएट होके आयंस फॉर्म नहीं करते हैं एंड रिमेन्स एज मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन है, इट इज़ डेंजरस टू टच द न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सप्लाई रेदर देन लाइव वायर। एंड तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। इट इज़ डेंजरस टू द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर को टच करना डेंजरस है एज कम्पेयर टू द लाइव वायर, तो एक गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। रीज़न दिया गया है, वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बाय टचिंग लाइव वायर, तो बिल्कुल ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद न्यूट्रल वायर, तो ये ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एवरी फूड चेन। तो प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा कहाँ होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं इन एवरी फूड चेन। रीजन क्या है, प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट सर्व एज सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल नॉन प्रोड्यूसर और कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये इसका रीजन भी ठीक है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी दिया गया है, तो 21 to 26 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा कहाँ पर बनती है, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल, यहाँ पे क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी, और इमेज जो रखी है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज रहेगी। सेकंड है डिमिनिशिंग साइज रहेगी, एंड थर्ड है द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा, सेरिबैलम हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो सेरिब्रम और दूसरा क्या हो जाएगा, सेरिबैलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एंजाइम ट्रिप्सिन और एंजाइम लाइपेज का क्या रोल रहेगा? आंसर रहेगा ट्रिप्सिन का रोल क्या है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प इन डाइजेशन प्रोटीन बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, एंड लाइपेज का क्या रोल रहेगा, लाइपेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एडिंग इन फैट डाइजेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। ए पार्ट देखते हैं, ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीसीज डोंट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल व्हाई। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका ये। आंसर रहेगा ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, some variations may offer advantages in an environment improving survival and reproductive success while others may be neutral or disadvantageous। तो ये डिपेंड करता है, कुछ एक में जो है एडवांटेजेस रहेगी एंड कुछ एक में डिसएडवांटेज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बी पार्ट है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विद पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोचेनी। सो इसमें क्या रहेगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट विद वायलेट एंड वाइट फ्लावर पी प्लांट ऑल F1 प्रोजेनी विल हैव वायलेट फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि वायलेट फ्लावर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है वाइट फ्लावर की कंपैरेटिवली। सो ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द वायलेट ट्रेट ओवर द रिसेसिव वाइट ट्रेट। तो जितने भी F1 प्रोजेनी में जितने भी होंगे, जैसे जब हमने ड्वार्फ और हम टॉल का करते हैं तो F1 प्रोजेनी में सारे टॉल होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी क्या होंगे, सारे के सारे कैसे रहेंगे, F1 प्रोजेनी में वायलेट रहेंगे। और अगर हम इसके F2 प्रोजेनी निकालेंगे तो वही 3:1 की रेशियो यहाँ पर निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको बताना है। सो पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनेगा, तो रिएक्शन रहेगी KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्या बनेगा KNO3 प्लस AgCl इसके क्या बनेंगे, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, वेयर इज इनसॉल्युबल AgCl फॉर्म्स एंड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो ये प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। तो दोनों में से कोई एक करना है। ए दिया गया है VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज एज शोन इन द फिगर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है इसके बीच में। तो एक कौन सा लॉ है, दैट इज द ओम्स लॉ। एंड व्हाट यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होती है, करंट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी विल ऑब्टेन हेयर एंड लॉ एक्सप्रेस्ड हेयर। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख देंगे, द VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये कौन सा लॉ इंडिकेट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द ओम्स लॉ विच स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस डिवाइस डज सो। डिवाइस आपको बताना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी कंडक्टर के एंड्स के बीच में मेंटेन करके रखता है एंड ये प्रोसेस क्या है। सो अ डिवाइस दैट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, उसको क्या कहेंगे, दैट इज द बैटरी। बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है एंड इट डज सो बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, creating a flow of electrons from the negative to the positive terminal which establish the potential difference। तो ये इस प्रोसेस से काम करती है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। ठीक है, जब प्लांट को यूनिडायरेक्शनल लाइट से एक्सपोज किया जाता है, लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग शूट। तो जो शूट है उसकी बेंडिंग होने लगती है। ऑल्सो नेम द हार्मोन सिंथेसाइज एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस। सो आंसर रहेगा, द प्लांट डिटेक्ट यूनिडायरेक्शनल लाइट फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइड। तो स्पेसिफिक साइड से यूनिडायरेक्शनल लाइट जो है वो प्लांट क्या करता है, डिटेक्ट करेगा।
दिस लाइट ट्रिगर द मूवमेंट ऑफ द हार्मोन ऑक्सिन टुवर्ड्स द शेडिड साइड ऑफ द प्लांट। अब जो शेडिड रीजन होता है यानी ऑक्सिन फॉर्मेशन होगा और वो शेडिड रीजन की तरफ जाकर क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, लाइट की तरफ बनेगा और एक्यूमुलेट कहाँ होने लगेगा, ऑक्सिन की तरफ। जो शेडिड रीजन है ऑक्सिन वहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। अब वो इकट्ठा होता है तो क्या होता है, उस पोर्शन की जो लेंथ है वो बढ़ने लगती है और उससे बाद क्या होगा, द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन द शेडिड साइड प्रमोट सेल इलोंगेशन ऑन दैट साइड। ठीक है, एंड द अनइक्वल ग्रोथ रेट, और उसके बाद क्या होगा, जो शेडिड पोर्शन है उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। द अनइक्वल ग्रोथ रेट कॉज द शूट टू बैंड टुवर्ड्स द लाइट, और जो प्लांट है वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। यहाँ पर इस तरफ जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करेगा सेल डिवीज़न को और क्या होगा, फिर बैंडिंग होने लगेगी। हॉर्मोन्स कौन सा सिंथेसाइज होता है, ऑक्सिन, एंड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है ए सेक्शन। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, एंड यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। सो आंसर रहेगा द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है स्फेरिकल मिरर +3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ मिरर, सिंस द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यानी वैल्यू कितनी है मैग्निफिकेशन की, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा जो मिरर है वो कौन सा है, इट इंडिकेट कॉनकेव मिरर। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ एंड मिरर के बीच में, क्योंकि वही फॉर्म करता है अपराइट एंड वर्चुअल इमेज। इसमें कैसे पता लगता है, जैसे मैग्निफिकेशन कितनी है, मैग्निफिकेशन +3 है, यहाँ पर दोनों को अलग अलग रीड करना है। प्लस का मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, अपराइट है, और 3 का मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स जो है वो एनलार्ज है, तो यानी अपराइट एंड वर्चुअल इमेज एंड एनलार्ज इमेज जो है वो रहेगी। नेक्स्ट देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, तो दोनों के बीच में रहेगी। रे डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आप रे डायग्राम बना लेंगे फोकल एंड पोल के बीच में, एंड वर्चुअल इमेज रहेगी एंड इरेक्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का बी पार्ट, आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। एक कॉनकेव मिरर है, हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू दे दी गई है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी आपको यू की वैल्यू निकालनी है पहले तो, so that it form an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Also calculate the size of the image formed, यानी आपको h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और पहले u निकालना है। तो आपको v दी गई है, f दिया गया है, हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे तो फोकल लेंथ जो दी गई वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, एंड v की वैल्यू दी गई है 30, तो इसमें आ जाएगा आपका -30। मिरर कॉनकेव है तो हमारे पास जो फोकल लेंथ रहेगी वो माइनस में आएगी, तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है इस तरह के न्यूमेरिकल में। हाइट दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर जो कि प्लस में ही रहने वाली है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट यू, तो क्या लगा देंगे हम इसमें, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, उसके बाद यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, -60 मीटर जो है वो u की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है वी नो दैट द मैग्निफिकेशन बाय द मिरर दैट इज -u/v = h'/h। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे जब आपने सारी वैल्यू पुट कर दी तो h' आ जाएगा आपका -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे -2 है, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, आप इन दोनों को अलग अलग रीड करेंगे। इस माइनस का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो जो है यहाँ पे उसकी हाइट कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर हाइट है। अगर m की वैल्यू 2 आती है, अगर m की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स एनलार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमने हाइट निकाल ली है तो ये क्या है, मतलब 2 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, और कैसी है वो जो है, माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। सो द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 2 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज इन्वर्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, व्हाई? So bacteria and fungi, they are called decomposers because they break down dead organic matter, converting into simpler substance that can be reused in the ecosystem. ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, लिस्ट 2 रीजन टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। 2 रीजंस बताने हैं दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स जो है वो इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है डिकम्पोजर्स।
So, what is the importance of decomposers in an ecosystem? They recycle nutrients, making essential elements available to plants. They help in decomposition process, preventing the accumulation of dead organism. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड। यानी ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट नहीं किए जा सकते ऐसे लटके हुए, लेकिन बाद में प्लक करके उनको फर्मेंट किया जा सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन डू दीज ग्रेप्स फर्मेंट? कौन सी कंडीशन है जिनसे इनको फर्मेंट किया जा सकता है? इज इट ए केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? आंसर रहेगा ग्रेप्स फर्मेंट आफ्टर बीइंग प्लक्ड बिकॉज दे आर एक्सपोज टू यीस्ट। उनको यीस्ट से एक्सपोज करेंगे एंड बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशंस में उनको हम क्या करेंगे? फर्मेंट करेंगे। दिस लीड्स टू फर्मेंटेशन एंड इट्स अ टाइप ऑफ चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, इट्स अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आपने किया हुआ है पाथवे, तो ये फॉर्म होते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ना क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या दे दिया है? 10 एम्पियर दे दिया। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना दे दिया? हमें 2 मिनट का टाइम दे दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्यों आपको निकालना है? थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आगे भी दिया गया है, अगर हमारे पास चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। सो बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो जो करंट है वो कितना है? 10 एम्पियर है। टाइम 2 मिनट है। यहाँ से इसके सेकंड बना लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q = I × T। सो आई कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 और ये 120 कितना हो गया? 1200 कूलाम। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसके अंदर। तो क्यू हमारे पास 1200 आ गया एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो n निकालने के लिए इसको इससे कर देंगे डिवाइड और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर आपका 7.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट रिटन ऑन एरोज इन द केमिकल इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एडिशन रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोजन ऐड किया गया है तो निकल दिया गया है। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि निकल का यहाँ पर क्या रोल है। इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इसके अंदर कॉन्क H2SO4 जो है इसका क्या रोल है, एंड इसके अंदर क्या है? ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का यहाँ पे क्या रोल है? तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर रहा है, यहाँ पे ये एडिशन में हेल्प करवा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सो फर्स्ट में जो कैटलिस्ट है लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल ऑफन रिटन ऑन द एरो आर सब्सटेंस दैट स्पीड अप द रिएक्शन। जो भी एरो के ऊपर इस तरह से कैटलिस्ट लिखे होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, बस जो स्पीड है रिएक्शन की उसको एनहांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लेटिनम हेल्प ऐड हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड की में हाइड्रोजन ऐड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? इट हैज़ ए प्रॉपर्टी टू रिमूव वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है? इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट में जो एल्कलाइन KMnO4 है पोटाशियम परमैंगनेट, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दैट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड टू कन्वर्ट द एल्कोहल ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है उसको ऑक्सीजन देकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, लिस्ट 2 डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। व्हाट परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट इन द F2 जनरेशन प्रोजेनी वर राउंड एंड मेंडल क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट। तो राउंड और रिंकल्ड पी प्लांट में आपको क्रॉस बनाना है। F2 प्रोजेनी आपको बतानी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बस राउंड और रिंकल्ड तो केवल किस में जाएगा? जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी रेशो बता देंगे, इस तरह का कुछ गलती यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए केवल एक ही कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराई जा रही है, एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है, रिंकल्ड पी प्लांट है और राउंड पी प्लांट है बस। तो इसीलिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है? एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप इफ एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप ओनली इफ 2 रिसेसिव एलील आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक कैपिटल टी टॉल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स लाइक स्मॉल टी, जो है जेनेटिक्स में हम किसके लिए करते हैं? रिसेसिव के लिए करते हैं।
अब मेंडल एक्सपेरिमेंट में उन पी प्लांट क्रॉसिंग राउंड बिटवीन द रिंकल पी प्लांट, तो क्या आ जाएगा, F1 प्रोजेनी में 3:1 की रेशियो आती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और F2 में क्या होगा, 3:4 की रेशियो, 3:1 की रेशियो आएगी। मीन्स 75% जो है उसमें क्या रहेंगे, राउंड रहेंगे, और 25% उसके अंदर क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे। क्लियर। तो ये रेशियो आपकी 3:1 की रेशियो यहाँ पर मिलेगी। 3 डोमिनेंट होंगे और 1 जो है वो रिसेसिव रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन डी देखिए, 34 से 36 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, विच वन ऑफ दिस टेक्निक इज नॉट मीन फॉर मेल। इनमें कौन सी टेक्निक है जो मेल के लिए नहीं है, 3 टेक्निक बतानी है। हाउ डज द यूज ऑफ दिस टेक्निक हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली। तो किस तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ता है और प्रॉस्पेरिटी पर पड़ता है। So there are 3 techniques to prevent pregnancy, that is contraceptive pills हैं, these are taken orally and prevent ovulation, ठीक है। Second, condom, a barrier method worn by males to prevent sperm from reaching through the egg, and third जो method रहेगा that is the intrauterine devices IUD and inserted into the uterus to prevent fertilization or implantation, and technique not meant for males यहाँ पे क्या है, contraceptive pills are designed for females। तो कोई एक पॉइंट आपको बता देना है कि इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं दैट इज़ ओनली डिज़ाइन फॉर फीमेल्स, एंड इम्पैक्ट बताना है फैमिली हेल्थ पे और प्रॉस्पेरिटी पे। तो आप इसको देख सकते हो, हेल्थ पे क्या इफेक्ट रहेगा, प्रिवेंटिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अलाउ फैमिली टू स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है, इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ, रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फ्रीक्वेंटली प्रेगनेंसी होती हैं तो उससे अवॉइड किया जा सकता है बाय द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सेकेंड है प्रॉस्पेरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो प्रॉस्पेरिटी दैट इज़ फैमिली प्लानिंग अलाउ पेरेंट्स टू एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, ठीक है, एंश्योरिंग बेटर एजुकेशन। जो बच्चे हैं अगर कम होते हैं तो क्या है, उनको बेटर एजुकेशन दी जा सकती है, हेल्थ केयर उनका ठीक रह सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ईच चाइल्ड एंड लीडिंग टू ओवरऑल फैमिली प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है बी पार्ट, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोनों में एक डिफरेंस देना है। विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली एंड वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। बी पार्ट इसी में दिया गया है, राइट नेम ऑफ दोज पार्ट ऑफ फ्लावर विच सर्व एज द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग इन द एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर टेस्टिस का काम कौन कर रहा है, स्पर्म का काम कौन करता है, ओवरी का काम और एग का काम। तो ये जो है आपको बताना है। सो डिफरेंस करेंगे, वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट जेनेटिक मटीरियल लीडिंग टू द जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वेरिएशन होती है। नेक्स्ट है स्पीसीज विद बेटर सर्वाइवल चांस। तो स्पीसीज जो है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं दे आर लाइकली टू हैव बेटर सर्वाइवल चांसेस ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी विच अलाउ एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एडेप्टेशन एनवायरनमेंट के प्रति जो है एडेप्टेशन जल्दी हो जाता है और डिजीज से भी रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में है फ्लावर पार्ट इक्विवेलेंट टू एनिमल रिप्रोडक्टिव प्लांट। तो इसमें देखिए टेस्टिस जो है वो प्लांट्स में कौन रोल प्ले करता है टेस्टिस का, तो वो एंथर्स होते हैं, प्रोड्यूस पॉलन विच कंटेन मेल गैमीट। स्पर्म जो है वो पॉलन ग्रेन होते हैं, मेल गैमीट इन प्लांट। ओवरी जो फ्लावर होता है उसमें भी ओवरी ही होती है विच कंटेन ओव्यूल्स विच डेवलप इनटू सीड अपॉन फर्टिलाइजेशन। एग जो है उसमें क्या होते हैं, एग फीमेल में एग हैं तो उसमें ओव्यूल हैं, दैट इज़ द फीमेल गैमीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। व्हाट हैपन्स व्हेन अ नैरो बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। पहले तो आपको ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में डिफरेंस बताना है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ नैरो बीम, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और एक जो वाइट लाइट है, तो अगर ग्लास स्लैब से पास कराया जाएगा तो क्या होगा और ग्लास प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो क्या होगा। सो आंसर रहेगा एक ग्लास स्लैब जो है, ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पैरेलल सरफेस होते हैं, रिजल्टिंग इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एमर्जेंट रे। तो कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होता एमर्जेंट रे में। आपने प्रैक्टिकल का क्वेश्चन किया हुआ है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब ग्लास प्रिज्म के अंदर क्या होता है, इस तरह से नॉन पैरेलल सरफेस होती है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसीलिए लाइट क्या होती है वो डेविएट हो जाती है और वो जो है उसकी बेंडिंग होने लगती है। जबकि उसके अंदर क्या होता है, ग्लास स्लैब के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, जो एमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जबकि इसके अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू ईच मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ग्लास स्लैब से पास होगी तो विदाउट डिस्पर्जन होगी, ओनली स्लाइटली बेंडिंग होगा, लेकिन जब ग्लास प्रिज्म से होगी तो लाइट बेंड कर जाएगी और डेविएट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ड्यू टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं वाइट लाइट की। जब वाइट लाइट जो है ग्लास स्लैब से पास होती है तो क्या होता है, वाइट लाइट एमर्ज एज ए सिंगल बीम, तो वो उसमें डिस्पर्जन नहीं होता, वो सिंगल बीम की तरह निकलती है लेकिन थोड़े से माइनर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से किया होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ग्लास प्रिज्म जो है उसमें क्या होगा, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाएगी इनटू स्पेक्ट्रम 7 कलर विबग्योर से, जिसको याद करते हैं ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ बेंडिंग एट डिफरेंट एंगल। नेक्स्ट देखिए, इसी का और में दिया गया है, ए स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर। तो एक जो स्टूडेंट है उसको मायोपिया है और वो जो है मायोपिया नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट, यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है, नियर साइटनेस है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, बियॉन्ड 5 मीटर। तो अब आपको बताना है लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच द डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन। तो रीजन बताने हैं रे डायग्राम के साथ कि क्या रीज़न हो सकते हैं इस डिफेक्ट के। दूसरा है वाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर फ्रॉम हिज आइज, तो वो दूर क्यों नहीं देख पा रहा है। तीसरा द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, तो इसको रीस्टोर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो पहले इनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसके पॉसिबल रीज़न करेंगे कि क्यों ये डिफेक्ट अराइज हुआ विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो वाई द, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे मायोपिया बताया गया है कि मायोपिया क्या है। मायोपिया नियर साइटनेस है, विजन डिफेक्ट व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। इन दिस केस द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 5 मीटर। 2 पॉसिबल रीजन, इसके रीजन क्या रहेंगे, तो सबसे पहला रीजन एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इफ द आई लेंस इज टू कवर इट बैंड द लाइट रेज टू मच। Second, elongation of eyeball, so if the eyeball is elongated the image formed before the retina instead of on it. सेकेंड क्वेश्चन जो है वाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी बियॉन्ड 5 मीटर, रे डायग्राम से बताना है। तो फॉर अ पर्सन विद मायोपिया द आई लेंस फोकस द इनकमिंग लाइट रेज डिस्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिफोर दे रीच द रेटिना। यहाँ तक पे इमेज बननी थी लेकिन अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज जो है बिफोर रेटिना फोकस हो जाती है, इसीलिए वो 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अब जो है देख नहीं पाता है। क्लियर, तो ये रे डायग्राम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये मायोपिक आई, क्लियर, तो ये आपने बहुत अच्छे से किए हैं। और इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करेंगे हम कॉनकेव लेंस लगाकर, ये करेक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये रेज़ को क्या करेगा, ये रेज़ को जो है इस तरह से फैला देगा और क्या हो जाएगा, फिर जो यहाँ पे इमेज बन रही थी वो अब आगे जाके बनेगी और वो देख पाएंगे। द कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट रेज स्लाइटली बिफोर दे एंटर द आई एंड द आई लेंस देन कन्वर्स दीज रेज एट द रेटिना फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। तो पहले कॉनकेव लेंस उनको डाइवर्स करेगा, फिर जो हमारी आई का लेंस है वो उनको वापस से कन्वर्स कर लेगा, लेकिन इमेज रेटिना पर बनेगी, अब बिफोर रेटिना नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसी का बी पार्ट रहेगा। इफ़ इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर, यानी एफ की वैल्यू आपको दे दी है 5 मीटर, तो आपको बताना है कितने पावर का लेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो निकाल लेंगे पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस, पावर कितनी दी है हमें 5 मीटर। अब ये फोकल लेंथ यहाँ पे मिरर जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लगेगा, तो इसलिए हम माइनस में जाएगा आंसर। तो यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/-5 और -0.2d। पावर कितनी हो जाएगी लेंस की, पावर रहेगी -2d डायप्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अटेम्प्ट ईदर ए और बी। तो इसमें ए जो है पहले वो देखेंगे। लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। 3 आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। बी जो इसका दिया गया है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, वाई, and the reaction of iron oxide with heated aluminium is used to join correct machine parts। तो ये थर्माइट रिएक्शन दी गई है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। तो देखिए मेटल जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंस करना है। मेटल दे आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर दे आर एसिडिक इन नेचर। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड दे कैन नॉट डू सो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेटल फॉर्म जो है क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। तो ये क्लोराइड्स में मेटल क्या फॉर्म करती है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं। एंड नॉन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड्स विच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली। तो ये डिफरेंस आप इसमें लिख देंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो आप वो भी लिख सकते हो।
अगला इसी का पार्ट है, मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर विच कैन मूव इजीली थ्रू द मेटल लैटिस एंड कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज मेकिंग मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयंस हैं वो इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर हो जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट है थर्माइट रिएक्शन दी गई है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन करेक्ट मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब ये रिएक्शन होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो वो निकलती है और जो आयरन होता है उसको ये मेल्ट कर देती है। द मोल्टन आयरन फिल द क्रैक्स, जो क्रैक्स होती है मोल्टन आयरन उनके अंदर चला जाता है, एंड देन सॉलिडिफाई इफेक्टिवली ज्वाइनिंग द मशीन पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और में बी पार्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। So hydrogen gas is not evolved when most metal react with nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent. ठीक है, so it oxidize the hydrogen gas produced in the reaction to water. तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इंटरमीडिएट स्टेप में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, एंड प्रिवेंटिंग हाइड्रोजन गैस बीइंग रिलीज, और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसा क्यों है? Zinc oxide can react with both acid as well as base to form salt, showing both acidic and basic property, इसीलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाई, सो मेटल्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आप जो है कंसाइज आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इट इज स्टिल यूज फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स, तो एल्यूमिनियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल पैकिंग करने में करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इट फॉर्म अ थिन स्टेबल ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसके सरफेस पे when exposed to air which prevent further corrosion and protect the metal beneath, make it safe for food packing. नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडिड टू इट, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लोट करने लगते हैं बिकॉज व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और जो एनर्जी है वो इतने अमाउंट में हीट नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाए, इसीलिए हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और वो जो मेटल होती है ना उसके साथ चिपक जाती है। अब चिपकने के बाद वो उसको लाइट करके और ऊपर की तरफ वो तैराने लगती है। सो द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉज कैल्शियम टू फ्लोट ऑन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 to 39 दे आर द केस बेस्ड एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन आप इसको एक बार अच्छे से फिर रीड कर लेंगे, ठीक है, जो भी ये दिया गया है आपको पैराग्राफ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट इसके, नेम द वेन विच ब्रिंग ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स एंड मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सो आंसर रहेगा द वेन दैट ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग इज कॉल्ड द पल्मनरी वेन, और टू कंपोनेंट आप लिख देंगे दैट इज आरबीसीज विच कैरी ऑक्सीजन एंड डब्ल्यूबीसीज विच व्हाट इज द फंक्शन, फाइट इन्फेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट इधर सब पार्ट सी और डी, तो अब सी क्या दिया गया है, वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया एंड वेन्स हैव वॉल्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट, ठीक है, वेन्स में वॉल्स होती हैं लेकिन इसमें नहीं होती। और में दिया गया है ब्लड सर्कुलेशन इन फीसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो फर्स्ट सी में ए का दिया गया है, वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया बिकॉज दे नीड टू पंप ब्लड थ्रू फर्दर पार्ट ऑफ द बॉडी, द लेफ्ट वेंट्रिकल इन पर्टिकुलर पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो उसको पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है एक फोर्स के साथ, इसीलिए मस्कुलर वॉल जो है वो थिक होती हैं। वेन में वॉल होते हैं बिकॉज वेयर एज आर्टरीज डू नॉट, बिकॉज वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, वेन्स जो है वो इतना फास्ट आप कह सकते हो प्रेशर से ब्लड नहीं जाता जिससे कि बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं, एंड नीड टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इसीलिए उसके अंदर वॉल्स होते हैं। एसेप्टली सिंस द ब्लड प्रेशर इन वेन इन लो एज कम्पेयर टू आर्टरीज, तो उनमें ब्लड प्रेशर लो होता है इसीलिए वॉल होते हैं, जो कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है जिसके कारण वॉल्स जो है वो नहीं होते। ब्लड सर्कुलेशन फिशेज में डिफरेंट होता है इन ह्यूमन बींग बिकॉज फिशेज और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, फिशेज में सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल होता है, एंड वाइल ह्यूमन्स हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ट्वाइस ये जो है क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर ये फ्लो करता है, तो आप सिंगल ये भी लिख सकते हो, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ह्यूमन्स हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो आप इसको एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। एसिड बेस जो है उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। यू हैव 3 सॉल्यूशन ए, बी एंड सी हैव pH 6, 2 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। अरेंज दी सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो pH जिसकी कम होगी उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। तो इसमें आ जाएगा बी, उसके बाद ए एंड देन सी। एंड विच ऑफ 3 इज़ मोस्ट एसिडिक। आपको ही बताना है इनमें से एसिडिक जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए का आंसर रहेगा सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर सी, ए एंड बी। मोस्ट एसिडिक इसमें कौन सा हो जाएगा, पीएच जिसकी कम है तो वो मोस्ट एसिडिक है, यानी 2B जो है वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा व्हाट हैपन्स टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए एज इट इज़ डाइल्यूटेड। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ए पे अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे। एंड राइट द पीएच रेंज इन विच ह्यूमन बॉडी वर्क्स। सो व्हेन सॉल्यूशन ए इज डाइल्यूटेड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज कॉजिंग द पीएच टू इंक्रीज। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी अगर आप उसमें और वाटर डालोगे, डाइल्यूट करोगे उसको। ठीक है, बी में क्या पीएच रेंज इन विच द ह्यूमन बॉडी ऑपरेट इज अराउंड 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में दिया गया है इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्टमक प्रॉब्लम कॉल्ड एसिडिटी, व्हाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा ऑफर्ड एज अ रेमेडी। सो आंसर रहेगा अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज ऑफर्ड एज अ रेमेडी फॉर स्टमक एसिडिटी बिकॉज बेकिंग सोडा इज अ वीक बेस एंड इट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड एंड रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन। तो आप इसको पढ़ लेंगे। आपको बताना है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और बी दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दी गई है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इसके ऊपर जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इसमें लगा देंगे। क्लियर। तो आंसर देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ़ यू अलाइन योर लेफ्ट हैंड विद योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल टू ईच अदर, then the forefinger point in the direction of the magnetic field, the middle finger point in the direction of current and thumb point in the direction of force acting on the conductor। उसके बाद देखिए for an electron क्या होगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जब आप इस पे इस तरह से, इस तरफ तो क्या आ रहा है, इस तरफ जो है ये करंट हो गया, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर लगाओगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 3D में, आप इसको हाथ को ऐसे फैला के और लगा के देखना, तो जो डायरेक्शन होगी यानी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द इनसाइड द पेपर। तो क्या होगी, पेपर के इनसाइड रहेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है अटेम्प्ट इधर सब पार्ट सी और डी। तो सी है नेम एनी 2 डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर है 2 डिवाइस क्या रहेंगे दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इलेक्ट्रिक मोटर है, लाउड स्पीकर है। एंड 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन विल इम्प्लाई, तो क्या होगा, उसे मल्टीपल डायरेक्शन हो जाएंगी जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। तो और इस केस में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक करंट, और में दिया गया है डी पार्ट, ए करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट एंड स्टेट द लॉ विच इज़ बीइंग अप्लाइड हेयर। तो आप इसमें अच्छे से रूल लगा के देखिए। तो अगर करंट किस तरफ जा रहा है, करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है। क्लियर है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बिलो द वायर वो क्या होगी, साउथवर्ड होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर जब आप फिंगर्स को इस तरह से फैलाओगे और फिर उसको करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टेड साउथवर्ड होगी बिलो द वायर एंड अबव द वायर क्या हो जाएगी, नॉर्थवर्ड हो जाएगी। दिस लॉ बीइंग अप्लाइड हेयर इज एम्पियर राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाया गया है। क्लियर है, तो कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल।
तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।